पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन नंबर 5। रेडी स्टार्ट। महोदय, देश की एकता, सांस्कृतिक एकता तथा भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी सेवी संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है वह स्वयं अपने में एक इतिहास है। इन संस्थाओं की स्थापना में जो भावना काम कर रही थी वह उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना एवं दूरदर्शिता थी। उन्होंने हिंदी के सर्वाधिक महत्व को समझा था और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया था। पूज्य बापू ने भी यही संदेश दिया था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी की संस्थाओं ने इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझा और उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी परिवेश में इन संस्थाओं के महत्व और योगदान का मूल्यांकन होना चाहिए। देश में आज अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर संस्थाओं ने अपना काम देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू किया, पर कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज से कोई एक शतक पहले हिंदी सेवा का बीड़ा उठाया था। इस श्रेणी में बड़े आदर के साथ नागरी प्रचारणी सभा का नाम लिया जा सकता है। तदंतर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और गांधी जी ने सुदूर दक्षिण तक हिंदी के संदेश पहुंचाने की भावना से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का अवतरण हुआ। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का प्रचार करना इस संस्था का उद्देश्य था। दक्षिण भारत में अनेक रियासतें थीं। सबसे बड़ी रियासत निजाम की थी और वहां उर्दू का वर्चस्व था। इस हैदराबाद रियासत में हिंदी प्रचार की अगवानी हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ने की। तीसरी प्रकार की भी एक संस्था है जो भारतीय संविधान के अंगीकृत करने के बाद स्थापित हुई, जैसे आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान जो एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपना कार्य प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में शुरू किया। शासन व्यवस्था हिंदी कार्य को राज्य विरोधी गतिविधि समझती थी। कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी जाती थीं। हिंदी का सीखना लिखना देश सेवा का एक अंग माना जाता था। सीखने वाला यही समझता था कि वह राष्ट्र का ही काम कर रहा है और सिखाने वाले के मन में यह भावना रहती थी कि वह देश की सेवा कर रहा है। वास्तव में यही प्रबल भावना देशवासियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। महोदय, दक्षिण भारत में हिंदी का काम कठिन था। दक्षिण में उनकी अपनी भाषाएं थी और उनका अपना समृद्ध साहित्य था। हिंदी के सीखने की बात जब आई तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया और कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदी भाषा से उनका कोई संबंध नहीं है। हिंदी को उन्होंने अपने सीने से लगाया और बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और उस बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और सीमाएं विस्तृत होती गई। लगता था कि हिंदी की गंगोत्री ने हिंदी के मैदानों को पार करते हुए विंध्य के सीने को चीरते हुए दक्षिण की सस्य श्यामला में फैलकर एक विशाल और विस्तृत रूप को धारण कर लिया है। हिंदी का यही राष्ट्रीय स्वरूप है और सच्चे अर्थों में यही राष्ट्र की वाणी राष्ट्रभाषा है, जिसकी सेवा में संस्थाओं के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ एवं त्याग भावना से इसके प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर रखा है। परिणामतः हिंदी जनभाषा का रूप धारण कर चुकी है। इस भूमिका को निभाया हिंदी सेवी संस्थाओं ने तथा भारत की एकता का, उसने अविभाज्यता का एक ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित किया और एक ऐसा दबदबा तैयार किया कि संविधान सभा में हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से एक ध्वनि से हिंदी का विरोध करने का किसी को एक ध्वनि से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और 2 लिपियों में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भाषा का पूर्णतः विवाद समाप्त हो गया। हिंदी संस्थाओं का यह एक महत्वपूर्ण और अपूर्व योगदान है। हिंदी प्रचार के साथ साथ हिंदी साहित्य का सृजन भी किया जाता रहा है। नागरी प्रचारणी सभा एकमात्र ऐसी संस्था थी जो इसी कार्य के लिए समर्पित थी।
अनेक हिंदी विद्वान अपने तप और साधना से साहित्य की अनेक विधाओं को समृद्ध करते रहे और एक बड़े अभाव की उन्होंने पूर्ति की। बहुत कम खर्च में यह काम पूरा किया गया। आज केंद्रीय सरकार एक एक पारिभाषिक शब्द पर लाखों रुपए व्यय करती है। नागरिक प्रचारणी सभा ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए, यही काम सरकार करती तो उन पर करोड़ों खर्च हो जाता। संस्थागत काम निष्ठा और त्याग समर्पण की भावना से होता है, उसे पैसों की तराजू में नहीं तोला जा सकता। सभापति महोदय, हम एक परिवर्तनशील समय से गुजर रहे हैं और अब और परिवर्तन भी ऐसा कि जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व तक शीत युद्ध की वजह से सुरक्षा परिषद का प्रभाव बाधित था। हाल ही में हमने समूचे विश्व में लोकतांत्रिक भावना का उदय देखा है। विभिन्न देशों में जगी इस भावना का किसी की स्वाधीनता, आर्थिक न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नियंत्रित करें, हम पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अपने विचार विमर्श में इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने हाल के महीनों में अपेक्षित भूमिका निभाई है। निरंतर मानवीय मूल्यों के लिए पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए परिषद के अस्थायी सदस्यों ने एकजुट होकर समन्वित और कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र को भारत ने पूर्ण और सुसंगत समर्थन दिया है। इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं रहा है। आज हम सुरक्षा परिषद की इस नई प्रभावी भूमिका का स्वागत करते हैं और इसको अपना समर्थन देना आगे भी जारी रखेंगे। इसकी भावी भूमिका पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि हम उन उभरती हुई शक्तियों और सामाजिक नीति राजनीतिक अंतरधाराओं पर ध्यान केंद्रित करें, जिसके कारण विश्व भर में अशांति, अस्थायित्व और हिंसा की पुनरावृत्ति हो रही है। अस्थायी शांति और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सारे विश्व में लोग समान रूप से सुखी हों। अगर मानव समाज तरह तरह की विषमताओं से ग्रस्त हो और विश्व के प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल और वायु, जो वास्तव में मानव जाति की साझी धरोहर है, अत्यधिक शोषण और पर्यावरण के विनाश जैसे विवेकहीन कार्यों की वजह से तेजी से समाप्त हो रहे हों, तो उपयोगी या सुव्यवस्थित ढंग से काम करने वाले राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यह एक ऐसा सीधा साधा सच है जिसके बारे में इस संस्था को सोचना होगा। बाकी बातें तो स्वयं ही ठीक हो जाएंगी। यद्यपि विश्व में दृढ़ संकल्प के बावजूद कुल मिलाकर यह काम बहुत जटिल है। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका उसके घोषणा पत्र पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों का महत्वपूर्ण ढांचा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन घोषणा पत्र की वैधता और उसकी सुरक्षा विश्व समुदाय के सामूहिक संकल्प पर निर्भर करती है। सुरक्षा परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्य सामूहिक संकल्प द्वारा निर्धारित होने चाहिए। सभापति महोदय, सुरक्षा परिषद के सदस्यों को चाहे वह अस्थायी हो या निर्वाचित, इस सहमति पर जोर देना चाहिए और जल्दी परिणाम पाने के लाभ में अपनी बात दूसरों पर लादने के प्रलोभन से बचना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए मानदंड तय करते समय सुरक्षा परिषद को स्वयं भी उन मानदंडों को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि महासभा के सदस्यों की संख्या प्रारंभिक समय की अपेक्षा अब तिगुनी हो गई है, अतः सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या आगे अपरिवर्तनीय नहीं रह सकती। अगर सुरक्षा परिषद का नैतिक बल और राजनैतिक प्रभाव बनाए रखना है, तो यह आवश्यक है कि अधिक देशों को उसमें प्रतिनिधित्व देकर व्यापक बनाया जाए। अपने प्रस्तावों को निष्ठापूर्वक लागू करते समय यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद उनके सभी परिणामों का अनुमान लगा सके। हो सकता है कि कुछ परिणाम अभीष्ट न हो। इसका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ सकता है जिनको प्रभावित करने का बिल्कुल भी इरादा न रहा हो। उदाहरण के लिए, किसी देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध का गहरा प्रभाव उन देशों पर पड़ सकता है जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध हैं। विकासशील देशों के लिए यह प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन हो और उन्हें समर्थन मिले, इसके लिए यह आवश्यक है कि परिषद अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किसी तीसरे देश में पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्र और समानांतर कार्रवाई करे। इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य पूरा होते ही परिषद को चाहिए कि वह उस देश में जन सामान्य के कष्टों को कम करने के लिए
समय रहते निर्णायक कदम उठाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में मानवाधिकारों की रक्षा करने वालों के प्रति गहरा सम्मान है। महोदय, मेरा देश एक ऐसा देश है जिसका 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना इतिहास है, जिसकी ख्याति अनाक्रमण और दूसरों की भूमि न हड़पने के लिए रही है, जिसके पास अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट थे, अहिंसा का पुजारी बन जाने के उज्जवल उदाहरण हैं, एक दूसरे के शक्तिशाली साम्राज्य के उत्तराधिकारी के बुद्ध बन जाने का भव्य उदाहरण है, और जहाँ तक कि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था मानव और स्वाधीनता की सर्वोत्कृष्ट परंपराओं पर आधारित है। भारतीय संस्कृति और अपने रूप में मानवाधिकार अपने महान रूप में लगभग पर्यायवाची हैं, पर हम इसके विपरीत स्थिति सहन नहीं कर सकते।